नमस्कार। आज की सांध्यकालीन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे एमए हिंदी के पाठ्यक्रम उपन्यास और कहानी पर। और कहानी के भीतर हमने जो कहानियां दी है आपको, आपने अगर समकालीन कहानी का छठा खंड देखा होगा तो उसमें एक कहानी 27वीं इकाई के रूप में है, 26वीं इकाई के रूप में है। वो है कृष्णा सोपती की सिक्का बदल गया। और आज हम इसी कहानी पर आज की बातचीत जारी रखेंगे। और आज हमारे साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर बजरंग बिहारी, जो देशबंधु कॉलेज में अध्यापक है और हिंदी के जाने माने लेखक और आलोचक हैं। तो आज हम कृष्णा सोपती की कहानी सिक्का बदल गया पर आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। और हम हमारे छात्रों से ये निवेदन करेंगे कि अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आप बेझिझक हमसे सवाल करिए। इस पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी कोई भी अगर मुश्किलें हैं या कोई भी अगर आशंकाएं हैं तो आप हमसे बात करिए और संपर्क करिए। और अगर बीच में भी आपका कोई सवाल उठता है आपके मन में बात सुनते सुनते, तब भी आप हमें रोककर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम इसीलिए आपके रूबरू हैं और इसी बातचीत के दौरान हम आज का जो शीर्षक है आपने देखा होगा कि देश विभाजन और मानवीय संबंधों की कहानी। कृष्णा सोपती की ये कहानी विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो देश में बंट गया था, उस समय के जो हालात थे, उस समय विभाजन ने जो दो दिलों को बांटने का जो काम किया था, या ऐसा कहिए कि जो विस्थापन से उत्पन्न जो समस्याएं पैदा हुई थी और जिस तरह का एक आतंक सब चारों तरफ छा गया था, इंसान की इंसानियत कहीं गुम हो चुकी थी और हैवानियत हर जगह पर मौजूद हो गई थी। आपने इस विषय पर कई फिल्में भी देखी होगी, कई कहानियां भी पढ़ी होगी। आपने भीष्म साहनी का तमस भी देखा होगा, जो एक बहुत लंबी सीरियल के तौर पर दिखाया गया था। तो ये कहानी उसी समस्या के आधार पर लिखी गई है। और कृष्णा सोपती एक बहुत जानी मानी लेखिका हैं और 1947 से लगातार आज तक वो लिखती जा रही है। उनकी रचनात्मकता की अगर बात करें तो लगभग 10 मिनट उस पर ही हम बोल सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ चुनिंदा रचनाओं का नाम हम जरूर आपको बताना चाहेंगे और आपने भी पढ़ा होगा। ऐ लड़की, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, डार से बिछड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ये उनके बहुत ही मशहूर और बहुत लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर किया है और खासकर महिलाओं की समस्याओं को। और महिला जो पितृसत्ता से प्रताड़ित है या समाज व्यवस्था से प्रताड़ित है या उसका शोषण हो रहा है या उसकी अपने मन की बात कोई नहीं सुन रहा है, उस मन की बात को रखने का काम, उजागर करने का काम कृष्णा सोपती कर रही है। उनकी कुछ रचनाओं को आप जरूर पढ़िए और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उनकी सूरजमुखी अंधेरे के एक बहुत लाजवाब रचना है, उसको आप जरूर पढ़िए। ऐ लड़की पढ़िए। और कृष्णा सोपती की अगर ये कहानी आपने पढ़ी होगी जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, तो आप खुद ही जान पाएंगे कि उनकी कहानियों में जो उस समय का जो परिवेश था वो पृष्ठभूमि के तौर पर आ रहा है, लेकिन मानवीय संबंधों के टूटन की बात वो बहुत ही शिद्दत से यहाँ रख रही है। और ये टूटन क्यों हुई थी और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर इंसान किस तरह से बिखर जाता है और अपने ही जमीन से बिछड़ने का जो दर्द होता है, उस मर्म को इन्होंने इस मर्मांतक कहानी में बहुत ही बखूबी रखा है। तो आज हम इसी मुद्दों पर हम इस बातचीत को जारी रखेंगे।
और हमारे जो विशेषज्ञ आए हैं बजरंग बिहारी जी, उनसे हम ये जानना चाहेंगे और आपको भी ये बताना चाहेंगे उनके जरिए कि देश विभाजन और मानवीय संबंधों की अगर ये कहानी है, तो ये कहानी कैसे उस मानवीय संबंधों की उस बुनावट को कैसे उजागर करती है। तो बजरंग जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ये कहानी लिखी गई थी 1948 में। 47 में विभाजन हुआ और ये जो पूरा 2-3 वर्षों का समय है वो लगातार हिंसा के जारी रहने का समय है। ऐसी हिंसा जो इतिहास में और उन पीड़ितों के लिए अप्रत्याशित थी। इसके तुरंत बाद में हिंदी का जो महान उपन्यास आया झूठा सच यशपाल का, उसमें भी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया है। उसमें यशपाल कहते हैं कि वतन और देश दो हो गए। वतन जहां पर रहते थे लोग, जिसको अपना मानते हैं, पाकिस्तान उनका देश हो गया। गए हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान उनका वतन है, या पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, पाकिस्तान उनका वतन है, लेकिन एक नए देश में उनको ढकेल दिया गया है। अब इस स्थिति में जो उनका विस्थापन हुआ है, विस्थापन ये सिर्फ आर्थिक नहीं है। आर्थिक का आधार पर तो वो वहां से टूटे ही, लेकिन जो मानसिक और सांस्कृतिक विस्थापन हुआ वो लंबे दौर तक उनको सता रहा है। क्योंकि अभी भी यह विषय, ये कहानी पढ़ना अतीत पढ़ना नहीं है, ये कहानी पढ़ना वर्तमान पढ़ना है। अभी भी विमल जी, ये कहानी देश के तमाम हिस्सों में दोहराई जा रही है। जी बिल्कुल। ये हमारा जीवित इतिहास है, ये हमारा वर्तमान भी है। जब लिखा कहानी, कृष्णा जी की उम्र 25 साल से नीचे थी। कहानी बुद्धि से नहीं, कहानी दिल से लिखी गई है, पैशन से लिखी गई है, उस मानवीय आवेश के साथ लिखी गई है। कहानी की परिपक्वता कहानी पढ़ने के साथ उजागर होती है, देखते ही बनती है कि जैसे युद्ध पर ही जो कहानी है, उसने कहा था हिंसा पर कहानी है, सिक्का बदल गया। दोनों ही पहली कहानियां प्रारंभिक कहानियां लेखकों की, लेकिन उतनी ही परिपक्व, इतनी ही बौद्धिक और भावनात्मक रूप से सक्षम कहानियां हैं। विस्थापन, मैंने कहा कि विस्थापन है इस कहानी के केंद्र में, लेकिन ये विस्थापन ये पीढ़ियों तक प्रभावित करने वाला विस्थापन है। एक गांव है गाजीपुर का, गंगोली, एक गांव है जिसको राही मासूम रजा देखते हैं, जहां पर वो विस्थापन, वहां के लोग, एक गांव के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो गांव, वहां के लोग झेल रहे हैं। वहां से लेकर के और सिंध प्रांत तक, वहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक वो विस्थापन फैला हुआ है। कृष्णा सोबती हो, यशपाल हो, राही मासूम रजा हो, हिंदी के ये लेखक एक अनछुए और अनजाने पहलू को सामने लाते हैं, और उस मनुष्यता जिस तरह से छींच रही थी, जिस तरह से कमजोर हो रही थी, जिस तरह से उस पर संकट आ गया था, उस संकट को बड़ी शिद्दत से हमें महसूस कराते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही बजरंग जी, कि वतन और देश अलग हो गया। एक साथ रहने वाले लोग, एक संस्कृति और एक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग अलग अलग बढ़ गए, लेकिन संस्कृति वही थी, उनके आचार व्यवहार विचार वही थे। लेकिन जो एक उस समय जो एक राजनीतिक एक जो माहौल था, या समझिए कि राजनीति के साथ साथ जुड़ा हुआ एक जो सामाजिक माहौल भी था, या सांप्रदायिक माहौल बढ़ता गया था, जिसके लिए कुछ दो पार्टियां अलग अलग, जो आज के समय में भी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, उस समय भी वो मौजूद थी, और शायद उसके ही
चलते ये सब विभाजन की ये सब बातें हुई और आखिरकार दो देश विभाजित हो गए। तो यहाँ पर इस कहानी में जो सिक्का बदल गया कहानी में कृष्णा सुप्ती जो वहाँ की जो समस्या है, समस्या नहीं, वहाँ के परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक कैरेक्टर के द्वारा कहानी की जो नायिका है शाहनी, उसके द्वारा इस कहानी के भीतर जो आपने अभी जो बात कही कि वतन और देश अलग होने की, इतनी बखूबी उन्होंने इसे पिरोया है और हमारे समक्ष रखा है, उसको चित्रित किया है कि लगता है कि आज अगर ये कहानी हम पढ़ रहे हैं तो वो चित्र हमारे समक्ष आ जाता है। और जैसा आपने कहा है कि आज भी देश के किसी न किसी कोने में वही माहौल आज भी हमें नजर आता है। आपने बिल्कुल इंगित किया है कि 2 साल पहले जहां गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसकी पृष्ठभूमि को अगर हम कृष्णा सुप्ती की इस कहानी की पृष्ठभूमि के साथ जोड़कर देखें तो ये अलगाव, ये मनमुटाव, ये सांप्रदायिकता का जो प्रभाव है वो एक सा नजर आता है। केवल राजनीतिक समय अलग था। उस समय देश के विभाजन के समय जो सबसे ज्यादा मौजूदा हालात थे वो ब्रिटिश सरकार से आजाद होने का एक माहौल था कि हम आजादी चाह रहे थे। लेकिन उस आजादी के साथ दो जो एथनिक वर्ग है, अलग अलग जो समुदाय है, संप्रदाय जो जिसे कहेंगे धर्म है, धर्म के आधार पर यह हुआ। लेकिन आज जो हो रहा है, अगर इस कहानी को आज की प्रासंगिकता के साथ आप जोड़ दे तो आज जो हो रहा है वो तो उस माहौल से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी वही स्थितियां हमारे सामने दिखाई देती है और वहां भी वही लगातार जो विस्थापन और अलगाव की भावना या जो जिंदगियों को नष्ट करने का जो एक आतंक है बराबर नजर आता है। इसको हम कैसे, इसे दोनों स्थितियों को कैसे जोड़कर देखें? हाँ, बहुत मौजूद सवाल है, बड़ा प्रासंगिक सवाल है कि इन स्थितियों को कैसे जोड़ करके देखें, कहानी की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में। विमल जी देखें कि ये कहानी, इस कहानी के 2 प्रतिनिधि पात्र हैं, वो शेरे है, शेरा या शेरे, शेरा, हाँ, और शाहनी है जिसका पति मर चुका है। एक जमाने में मालकिन थी उस कुनबे की, उस परिवार की। अभी उसको अपने ही घर से निकाला जाना है, शाहनी से शरणार्थी बनाया जाना है। जी जी बिल्कुल। शेरा है, हाँ, शेरा है। मैंने ये सोबती जी ने मनुष्यता इतनी जल्दी दरकती नहीं है, नष्ट नहीं होती, उसके नष्ट होने की एक बड़ी गझिन, बड़ी नाजुक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को दिखाया है कि एक डोर है जो बंधी हुई है शेरा का इस परिवार के प्रति। अपने हाथों से दूध पिलाया था शाहनी साहब ने जब वो थे, पाल पोस कर बड़ा किया था। हिंसा नहीं कर सकता लेकिन वह मजबूर भी है। एक संकेत और भी साथ में इस कहानी में है और वो बाकी लोगों ने भी वो संकेत दिया है कि ये हिंसा, इस हिंसा के मूल में सिर्फ राजनीति या धर्म काम नहीं कर रहा था, वो कुछ आर्थिक सवाल थे, पहलू थे, आर्थिक पक्ष थे, आर्थिक उसका एक ताना बाना था जो काम कर रहा था। शेरा है जिस तबके से है, वो एक दबा कुचला वर्ग है जो कर्ज लेता रहा है साहूकारों से, शाहनी जैसे परिवारों से। एक मौका मिला है तो वो भड़ास भी निकालनी है। एक कम चर्चित पहलू इस कहानी का ये भी है, लेकिन कहानी का जोर इस पक्ष पर नहीं है। कहानी का जोर, कहानी का जो बल है, आग्रह है, वो तो इस हिंसा और इस हिंसा के चलते इंसानियत के खतरे में पड़ते जाने का है। जी बिल्कुल सही कहा। अब इसमें सबसे अधिक पीड़ित कौन है? सबसे अधिक पीड़ित कौन है? क्योंकि जो जा सकते हैं, तुरंत निकल सकते हैं, ऊपर के लोग हैं, पुरुष हैं, वो तो बहुत एक हद तक सुरक्षित है, निकल गए हैं।
बच्चे, बूढ़े और सबसे अधिक स्त्रियां। स्त्रियां। विभाजन की पूरी त्रासदी लगता है सबसे अधिक उन्हीं के जिम्मे। जी। हाँ, थोप दी गई है, उनके ही ऊपर लादी गई है। कुछ 4-5 साल पहले नारीवादी लेखिका उर्वशी बुटालिया, उनकी किताब आई खामोशी के उस पार, उसका हिंदी अनुवाद है मौजूद, और मैं कहूंगा आपके छात्रों से कि वो जरूर पढ़ें। हाँ, क्योंकि उसमें किस तरह से स्त्रियों की खरीद फरोख्त हुई, कैसे उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए, कैसे उन्हें बेचा गया, नोचा गया, लूटा गया, खसोटा गया, कैसे उनको बना दिया गया कमोडिटी, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। ये चीज यहां भी है, इस कहानी में भी है, क्योंकि इस कहानी में अगर शाहनी अनुपस्थित हैं, अगर शाहनी को नहीं दिखाया गया, चाहती कृष्णा जी तो पुरुष पात्र को दिखा सकती थी, नहीं दिखाया। चुनाव अगर किया है उस स्त्री पात्र का, तो वो चुनाव बहुत डेलिबरेट है, बहुत सोचा समझा है कि जो स्थिति देख रही हैं, ये सब भोगा हुआ यथार्थ भी है कृष्णा सोबती का, उनका, उनके परिवार का, उस पूरे जो यहां से वहां जिन्होंने यात्रा की है इस बाउंड्री से उस बाउंड्री तक, तो शाहनी नामक उस स्त्री पात्र को दिखाती इसलिए हैं कि ये वो प्रतिनिधि पात्र है। ढेर सारी स्त्रियां शाहनी जैसी इसके शिकार हुई हैं, जहां पर वो ठसक के साथ रहती थी, जिस जमीन को अपना जमीन मानती थी, अब वहां से बेदखल की जा रही हैं। उस बेदखली का जो दर्द है, वो दर्द ये इस कहानी में भी है। बाकी जिन्होंने इस पर काम किया है, जो शोधार्थी हैं, जो दूसरे लेखक हैं, उन्होंने भी कहा कि वो कहानी आने वाले वक्त में वो भविष्य की कहानी भी बननी है, क्योंकि वो बार बार दोहराई जानी है, उसे बार बार, एक तो स्मृतियों में वो चीज जिंदा रहेगी, और दूसरा वे ताकतें जिन्होंने विभाजन करवाया धर्म के आधार पर, जिन्होंने विभाजन करवाया अलग अलग संस्कृति के आधार पर, न तो संस्कृति अलग थी और धर्म भी इतना घुला मिला था कि उसको अलगाना मुश्किल था, लेकिन जो एक सुनियोजित कोशिश हुई कि नहीं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग ये कौमें हैं। हाँ, ये जो अलगाव थोपा गया, ये जो बनावटी अलगाव है, वो कसक अभी तक बनी हुई है। इसलिए जब भी कोई चीज आती है विभाजन को लेकर के, तुरंत लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं, इसलिए कि वो अभी तक लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। हाँ। कहीं ना कहीं वो दर्द अभी भी हम महसूस करते हैं, और इस तरह की जो भी विभाजन पर जितनी भी कहानी या उपन्यास या नाटक हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो कसक फिर हरी हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब शाहनी निकल रही है और उसे जल्दी जाने की बात कही जा रही है कि समय हो गया है, आपके पास कम समय है, तो उस समय शाहनी का जो मन अंदर से रो रहा है कि जहाँ पर मैंने 50 वर्ष गुजारे हैं, वहां पर 1 घंटा और मुझे रोकने की इजाजत नहीं है। उस दर्द को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर उजागर किया है। लेकिन एक बात और इस कहानी की पृष्ठभूमि में हमें नजर आती है कि जो आगजनी और लूटपाट और बलात्कार का जो माहौल होता, सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई है वो स्त्री के ऊपर हुई है। जब भी युद्ध होता है, विभाजन होता है या विस्थापन होता है, या जब भी हिंसा होती है, वो स्त्री ही उसकी सबसे बड़ी शिकार होती है। आप देखेंगे कि और कई ऐसे हमारे सामने तथ्य भी आए हैं, बहुत सारी किताबें हमारे सामने हैं, रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, जिसमें ये बखूबी और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर ये साबित हुआ है कि विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान बनने की उस दौरान लगभग 50,000 से ज्यादा महिलाएं या तो उनकी हत्या हुई है, बलात्कार से प्रताड़ित हुई है, या वो कहाँ गई है, वो खो गई है। किसी को पता ही नहीं चला कि 50,000 स्त्रियां कहाँ चली गई। हाँ। और ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मतलब घटना इसे मानी जानी चाहिए, ऐतिहासिक और बहुत मर्मांतक घटना, कि जब भी आतंक आता है वहां पर स्त्री की सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है।
तो आज के संदर्भ में भी अगर हम इसे देखें तो गुजरात में जब हिंसा हुई है, जो सांप्रदायिक, जो कि बनावटी थी, जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल बनावटी है। एक देश में दो समुदाय आपस में नहीं बढ़ सकते, वो जबकि जब हम सब ये कह रहे हैं और मानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, तो भारतीयों के बीच में ये अलगाव कैसा और धर्म के आधार पर बांटने की ये साजिश कैसे, और उसमें सबसे ज्यादा जो हिंसा और सबसे ज्यादा जो बलात्कार और आतंक हुआ है वो स्त्री के ऊपर हुआ है। 2000 से ज्यादा जितने लोग उसमें मारे गए हैं उसमें सबसे अधिक स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हम ये आज भी देख पा रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता यहाँ तक जोड़ पा रहे हैं कि उस समय जो हुआ है उस समय स्त्री को ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ा है। ये नहीं है हम कह रहे हैं कि केवल स्त्री का मतलब परिवार। शाहानी का परिवार टूटा है, शाहानी का घर बर्बाद हुआ है, शाहानी की सारी संपत्ति गई है, लेकिन शाहानी का मन, शाहानी का दिल अभी भी उसी वतन में है। वो मुड़ कर बार बार देखती है। जब उसे उनका नाम क्या है, दाऊद खान, जब कहते हैं कि थानेदार है, वो कहते हैं कि शाहानी मन में मैल न लाना। ये जो मानवीय संबंधों की देखिए कैसी डोर टूटी नहीं है अभी। वो कहते हैं कि शाहानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया और सिक्का बदल गया। शाहानी के मन में बिल्कुल गिला शिकवा नहीं है, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि अब विभाजन को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मुझे जाना ही है। लेकिन जाते वक्त भी वो कितनी शान से गई है, उसने कोई मैल नहीं रखा, बल्कि वो सबको आशीष देते हुए जाती है। और उसका आशीष लेने की भी इस्माइल कहता है कि शाहानी कुछ कह के जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। अब ये जो एक मुस्लिम व्यक्ति है और शाहानी जो हिंदू है, उनके बीच में ये कैसा संबंध है, कैसे ये दिलों को जोड़ने वाली जो डोर है अभी टूटी नहीं है, वो जाते जाते भी उसके आशीष चाह रहा है। तो आज को अगर हम इसी डोर में बांध ले तो हम लगता है कि उस डोर को बार बार तोड़ने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश की तरफ ये कहानी बहुत ज्यादा इशारा करती है। तो आप इस कहानी की जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु के भीतर की जो सफलता है वो इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि इस कहानी ने जो कहानी का जो गठन है या कसाव है उसके उस वस्तु पक्ष में है। जो उस जमीन से लगाव है और जिसकी तरफ कभी यशपाल ने लिखा था अखबारों में और अपने उपन्यास में भी इसको दर्ज किया कि लोग निकल रहे थे तो लगाकर ताले लगा करके कि तो वही आएंगे फिर से उस घर में, फिर से सामान अपना यहाँ से वहां करेंगे व्यवस्थित, जो तलघर में रखा गया है उसको लाएंगे ड्राइंग रूम में रखेंगे, उसको रखेंगे अपने मुख्य कक्ष में और फिर से जिंदगी शुरू होगी। कुछ दिन बिताने के लिए वो आए थे, जालंधर, पटियाला, अमृतसर, शरणार्थी, कि कुछ दिन के लिए चलो वहां से घूम आते हैं, फिर ये शांत हो जाएगा और फिर हमको तो अपना घर, पड़ोसी से बोल कर आए थे कि भाई जरा इसको ध्यान रखना, ताला कोई तोड़ने न पाए। तो लोग मन से अलग हुए नहीं थे। अभी कल की ही बात है, 35 वर्ष के बाद वो कश्मीरा सिंह छूटा वहां से, और ये उसको छुड़ाने में जिन व्यक्तियों की भूमिका है वो भारतीय नहीं है, वो सब पाकिस्तानी है। क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस अंध राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तानी होने के नाते, और पाकिस्तानी जेल में सड़ रहे हैं भारतीय होने के नाते। जो एक कोशिश है, अभी सरकार बदली है पाकिस्तान में और फिर से उनका कहना यह है कि भाई हम संबंध सहज चाहते हैं, पड़ोसी के साथ सहज संबंध नहीं होंगे तो उसका असर आम जीवन पर पड़ेगा ही। ढेर सारा पैसा आपका जाएगा रक्षा बजट के रूप में और हासिल उससे कुछ होना नहीं है, विकास के नाम पर कटौती ही होगी। कहानी पर हम लौटें, आपने सही ध्यान दिलाया, उसको रेखांकित किया कि इस विभाजन की पूरी त्रासदी का सबसे अधिक जो दुष्प्रभाव है वो पड़ा है स्त्रियों पर। अब स्त्रियां किस रूप में प्रभावित हुई हैं? स्वयं स्त्रियों पर जो हुआ है वो तो
वह है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य, पुरुष सदस्य भी अगर मारा जाता है तो दुख सबसे अधिक उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, उसकी दादी को होता है, क्योंकि जो उसके साथ उसका गहन रागात्मक संबंध है उस पर चोट पड़ती है। एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, जो जिसकी तरफ कृष्णा सोबती ने बहुत सलीके से लिखा है, और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं वो हिस्सा जिसमें वो वहां से बिछड़ते हुए जिसको शब्दबद्ध किया है सोबती जी ने, मैं वो हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। हाँ, उस हिस्सा मुझे बड़ा मार्मिक लगता है। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा, स्वीकार कर लिया कि वही अंतिम बार है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रमाण था। शाहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों न देखाऊं मैं, जी छोटा हो रहा है। पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वो छोटी न होगी। इतना ही है, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे 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 जा रहे हैं लोग। शाहनी आगे जा रही है उन स्मृतियों की पोटली वहीं पर छोड़ करके। ये जो स्मृतियां हैं, फ्रेंच के एक उपन्यासकार की बात मुझे याद आ रही है। मिलान कुंदेरा ने कहीं पर लिखा है कि आदमी मरने से इसलिए नहीं डरता कि उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। आदमी मरने से इसलिए डरता है कि उसकी बहुत सारी यादें जो सिर्फ वह जानता या जानती है उस तक रह जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगी, यादें नष्ट हो जाएंगी। ये जो स्मृतियों का नष्ट हो जाना है, अपनी जमीन से जुड़ी स्मृतियों का नष्ट हो जाना है, वो बहुत तकलीफ देह, बहुत दिक्कत तलब होता है, बहुत तकलीफ देह होता है, बहुत गहन वेदना पैदा करता है। जिन लाहौर ने देखा, ये भी इसी मुद्दे पर लिखा गया नाटक है असगर वजाहत का। कुछ साल पहले इसी मुद्दे पर वो व्याख्यान देने आए थे हमारे यहाँ। तो उन्होंने छात्रों से एक सवाल किया। हमारे यहाँ कुछ छात्र थे जो बार बार इस पर बल दे रहे थे कि अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएं तो शांति हो जाएगी। उन्होंने छूटते ही ये सवाल किया छात्र समुदाय से, और अध्यापक भी वहां मौजूद थे, और वो सवाल मैं चाहूंगा कि ये सवाल आपके लिए भी मैं पेश करूं। असगर वजाहत ने कहा कि क्या एक धर्म के लोग एक साथ रहें तो कोई हिंसा नहीं होगी, कोई मारकाट नहीं मचेगी? उन्होंने ध्यान दिलाया कि अफगानिस्तान में या कि पाकिस्तान में एक ही धर्म के लोग हैं, शांति कहाँ है? उन्होंने कहा कि धर्म किसी जगह पर, किसी देश में, किसी राष्ट्र में शांति की गारंटी नहीं दे सकता। अंततः खेल वर्चस्व का होता है। जो तालिबान हैं जिन्होंने बेवजह बामियान तोड़ा, जो इधर मस्जिद टूटी, इस देश में बहुत से लोग बेघर किए गए 1992 के दौरान, उधर बांग्लादेश में जो तस्लीमा नसरीन जिसके लिए हमारे यहाँ वहाँ भागी फिर रही हैं, जो आपने बात कही कि ये प्रोसेस, वो प्रक्रिया अभी तक गतिमान, अभी तक जारी है। तस्लीमा को दरबदर कर दिया गया है, यहाँ से वहाँ घूम रही हैं, इसलिए कि उन्होंने उस अपने वक्त में जब मंदिर तोड़ रहे थे तो उन मंदिरों के तोड़ने का विरोध किया था। तो कहीं के भी वर्चस्ववादी हों, इस देश के हों या उस देश के, असल में उनका खेल होता है। सारा जो सत्ता का खेल है उसकी बागडोर उनके हाथों में होती है। मैं कुछ साल पहले अपना अनुभव बांटना चाहूंगा आपके साथ। मैं कुछ साल पहले गया था
केरल, एक अनपढ़ मुस्लिम महिला से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा, उस महिला ने कहा कि आपके इलाके के मुसलमान कुरान कैसे पढ़ते हैं? तो मैंने कहा कि कुरान जैसा आप लोग पढ़ते हैं वैसा वो पढ़ते हैं। तो कहा नहीं, वो तो नहीं जानते मलयालम, कैसे पढ़ते होंगे? हाँ, जो बात मैं कह रहा हूं वो ये कि संस्कृति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। मलयाली संस्कृति है, केरल की संस्कृति है, और उनका धर्म मुस्लिम हो सकता है, लेकिन केरल के मुस्लिम की संस्कृति अरब देशों के मुसलमानों की संस्कृति नहीं है, या अफगानिस्तान के लोगों की संस्कृति नहीं है। तो पंजाब में जो अविभाजित पंजाब था, जो एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वो जो चला गया पाकिस्तान में, या जो भारत का पंजाब है, पंजाबी एक संस्कृति है। उसमें रहने वाले वो सिंधी हों, वो मुस्लिम हों, वो हिंदू हों, कोई हो, इनकी एक संस्कृति है। धर्म एक ऊपरी तौर पर उन्हें अलग करता है, लेकिन जो जड़ें हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, उनकी यादें हैं, वो साझी हैं, और वो उन साझी स्मृतियों को बांटना मुश्किल होता है। वो नहीं बांट सकते आप धर्म के आधार पर एक सतही विभाजन तो कर देंगे कि आप अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, कि हमारा आपका धर्म अलग है, लेकिन जो सांस्कृतिक बनावट है वो बनावट बनी रहेगी, क्योंकि वह बनावट है मानवीय संबंधों के आधार पर। धार्मिक जो मामला है वो तमाम शास्त्रों के आधार पर है, जो शब्द में हैं, जो रचे गए हैं इस धर्म या उस धर्म के आचार्यों के द्वारा। वो दिल के रिश्ते नहीं हैं। दिल के रिश्ते तो संस्कृति में होते हैं, दिल के रिश्ते तो मानवीय संबंधों में होते हैं, और वो संबंध अगर टूटते हैं तकलीफ वहां होती है। धर्म के अलग अलग होने से मनुष्य अलग नहीं हो सकते। आपने बहुत ही सटीक बात कही है बजरंग जी, कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत आचरण हो सकता है, लेकिन संस्कृति पूरे समुदाय और समूहों की एकत्रीकरण की संस्कृति होती है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना और सारे त्योहार और तमाम जो अपने परिवेश की जितनी भी संस्कृति है वो बांटता है, और उसके आपसी संबंधों में कहीं पर भी घालमेल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही धर्म का प्रभाव या धर्म का आतंक उसके ऊपर आ जाता है, या धर्म उसे अलग करना चाहता है, जैसे अभी आपने बात कही कि बांग्लादेश में की तस्लीमा दर दर की भटक रही है, क्योंकि वहाँ की जो बहुलता है, जो वहाँ के जो मुस्लिम हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो अन्य संस्कृति के या अन्य धर्म के लोगों की बात कहें। अब ये कैसा माहौल है कि ऐसे माहौल में अगर हम कृष्णा सूक्ति की उस बात को अगर रखकर देखें कि जाते जाते भी जो हमारी इस कहानी की जो कहानी है, जाते जाते भी वहाँ के जो बच्चे हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको आशीष देते हुए जा रही है, और वो पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देख रही है कि उसकी हवेली या उसकी संपत्ति या उसके खेत छूट रहे हैं। वो देख रही है जिस स्मृति की आपने बात कही कि जिनसे उसके संबंध रहे हैं, जिनके साथ उठना बैठना हंसना खेलना रहा है, या जिनके साथ दर्द बांटा है या सुख बांटा है, वो वहीं रह जाए, और वो खाली हाथ जा रही है। खाली हाथ संपत्ति के बिना जो खाली हाथ, वो यहाँ वो नहीं है। उन स्मृतियों को छोड़कर, उन संबंधों को छोड़कर उसको पूरी तरह से वो खाली हाथ जा रही है। वो दर्द जो है, मुझे लगता है कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी या उसके बाद जो दंगे हुए थे, वहां पर भी ये टीस जस की तस दिखाई देती है। वहां पर इतना कत्लेआम हुआ है, इतना भयंकर लोगों पर आतंक छाया गया है और अत्याचार हुआ, इसके बावजूद लोग वहां उस जमीन से हटे नहीं। वहीं पर है, वहीं पर कैंप में साल साल भर रहने के बाद फिर अपनी झुग्गी झोपड़ियों में या अपने छोटे छोटे घरों में वापस आए हैं। जिस ताले की बात आपने कही है कि यशपाल जी भी लिख रहे थे उस समय कि हम वापस आएंगे और ताले लगा कर जा रहे हैं, ऐसे ही ताले
गुजरात के दंगों के समय में भी लोगों ने लगाकर वो थोड़े समय के लिए शहर से निकल गए थे कि हम भी फिर वापस आएंगे, और उनके पड़ोसियों ने उन घरों की रक्षा भी की है। ये नहीं कि वो मुस्लिम है या दलित है या आदिवासी है या फलाना है, उनके पड़ोसियों ने उन घरों की रक्षा की है, उनके सामान की रक्षा की है, और वो महफूज जब वापस आए तो उन्हीं घरों में वो आज रह रहे हैं। तो ये जो संबंधों की कड़ियां हैं, जो यहाँ की जमीन से जुड़ी है, यहाँ की संस्कृति से जुड़ी है, यहाँ के संस्कारों से जुड़ी है, मुझे लगता है वो उसके टूटने का उसको तोड़ने की तमाम कोशिशें अगर हो भी रही हैं तो उन तमाम कोशिशों को ये खारिज कर देती है, और मानवीय संबंध सबसे ऊपर और सबसे अहम हो जाते हैं। जो इस कहानी की एक बहुत ही खूबसूरती से इस कहानी को अगर हम देखें तो एक बड़े पटल पर इसको हम देख सकते हैं, बहुत विशाल, बहुत विराटता इसमें है, और उन सारे संबंधों को अपने भीतर, चाहे वो सांप्रदायिकता की कितनी ही बड़ी विभीषिका उन लोगों ने झेली है, या विस्थापन से अपनी भूमि से अलग हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जड़ें उस भूमि के भीतर अभी भी जुड़ी हुई है, और उससे वो अलग नहीं होना चाहते हैं। चाहे पाकिस्तान बन गया है या हिंदुस्तान बन गया है, और बाद में भी हमारे जो आपसी संबंध रहे हैं, मुझे लगता है कहीं पर कोई अगर राजनीति उसमें से निकाल दे और राजनीति के आधार पर जो युद्ध या तमाम चीजें हो रही है उसको अगर हम निकाल दे तो आज भी लगता है कि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। एक भाषा, एक पहनावा, एक खान पान और एक संस्कृति के हम दोनों भाई भाई जैसे हैं, लेकिन अलग अलग रह रहे हैं। तो यही इस कहानी की बहुत ही खासियत है कि उस बिंदु को ये कहानी छूती है, और मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को अगर हम अलग कर दे, अलग कर इस कहानी को देखें, तो मानवीय पहलुओं को उजागर करती हुई ये कहानी आज के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हर एक छात्र को इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और इस पर जितने भी सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं या आपके असाइनमेंट में पूछे जाते हैं, उसको आप हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। बजरंग जी, आज की बातचीत वाकई छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनको कई नए पहलुओं को भी आज हमने यहाँ पर उनके समक्ष रखा है। तो इन पहलुओं को अगर ध्यान में रखकर वो अपने सवाल अगर करे, लिखे, बहुत अच्छी तरह से जवाब लिखे, तो आसान है, बहुत ही आसान है कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे छात्र इन कहानियों के माध्यम से या इस पूरी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी दृष्टि का निर्माण करे, अपने भीतर के जो मानवीय संबंध है या मानवीय जो मूल्य हैं उनको उजागर करे, और एक अच्छे इंसान की तरह इस देश में एक नई ऐसी संस्कृति का रचाव करे कि जो आपसी भाईचारे और एक दूसरे की समता और संवादहीनता का ख्याल रख सके। आप भी इस पर छात्रों के लिए कुछ बात कहिए इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए। हाँ। आपने तो खैर इसका समाहार बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। मुझे इस कहानी के सिलसिले में नया तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी बात को फिर से रेखांकित करने की इच्छा हो रही है। आपने बात की कि जो संतरास है शाहनी का जो उसकी पीड़ा है, इसकी जो नायिका है, वो पीड़ा धन संपत्ति छिन जाने की उतनी नहीं है जितनी निपट अकेला पड़ जाने की है। जो अकेलापन का बोध है, जो असुरक्षा बोध है, ये इस कहानी को पढ़ने की एक राह देती है कि कहानी में मूल संकट अकेले पड़ जाने की है। सब लोग हैं, लेकिन परिवेश, माहौल जो बना गया है, नया वातावरण वो ऐसा है कि शाहनी अपने को अकेला समझने लगती है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज कि उस अकेलेपन को भी भेदती हुई जो एक दृष्टि उभरती है, और जो दृष्टि सिर्फ कृष्णा सोबती की हो सकती थी, और जिसमें एक योगदान यशपाल ने किया अपने तरीके से बाद में,
कि ये स्त्री ही है जो तमाम पराजयों, तमाम चोटों के बावजूद हार नहीं मानती। उसकी जिजीविषा, जीवन के प्रति उसका लगाव और जीवन को भरपूर जीने की उसकी तमन्ना कभी फीकी नहीं पड़ती। वो 30 साथ में लिए रहेगी। लेकिन नहीं, आपने बहुत सही याद दिलाया कि जाते हुए एक उसके मन में वो पीड़ा भरी हुई है, लेकिन कहती है तुम्हें भाग लगे चन्ना। जी, हाँ, जी, आशीर्वाद देते हुए जाती है। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद देना यानी कि हिंसा पर मनुष्यता की विजय है। विजय। और इस विजय के साथ इस कहानी का समापन होता है। और वही चीज है जो हमें संबल देती है। इस कहानी को आप पढ़ें, आप बार बार पढ़ें, आपको लगेगा कि इसमें कई सारे सूत्र हैं जो ये हमें आश्वस्त करते हैं कि अंततः विजय मनुष्यता की होनी है, इंसानियत की होनी है। हिंसा कभी विजयी नहीं होने वाली है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही और छात्रों को भी इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा इंसान को तोड़ती है और इंसान के भीतर एक दरख्त पैदा करती है। आपने देखा होगा कि जहां-जहां इस समय देश में हिंसा का वातावरण फैला है, वहां-वहां आपस में ही इतना ज्यादा मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति हम इतने अलग थलग दिखाई देते। थोड़े ही समय पहले आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि वहां पर भारत के और बिहार से गए हुए लोगों के प्रति एक दुर्भावना फैलाई गई है। तो ये क्या है? वहां पर भी हिंसा हुई है। तो मुझे लगता है इस हिंसा को कहीं न कहीं हमें रोकना ही होगा। और छात्र इस समय अगर जहां भी बैठे हुए हैं, अगर देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप बोलिए। तो उनको मैंने कहानी पढ़ते हुए इसके साथ भी प्रतिबद्ध होना है कि ये हिंसा किसी भी रूप में जहां पर भी वो ये हिंसा हो रही है, हम जितना अपने तरफ से योगदान कर सकते हैं करें, शांति के लिए, मनुष्यता के लिए, बराबरी के लिए और उस गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए। जब जहां पर एक प्रांत के लोगों को तरजीह मिलती है, दूसरे प्रांत को निकालने की बात होती है। जब हम एक देश के निवासी हैं, एक संस्कृति को शेयर कर रहे हैं साथ साथ, तो उसमें परायेपन की भावना कैसी? इस परायेपन को खत्म करने में आपका योगदान मिले। मुझे लगता है कि इस सुखद नोट के साथ इस बातचीत को हम खत्म कर सकते हैं। तो आज आपने बहुत ही एक मार्मिक कहानी पर बातचीत सुनी और एक लगभग 45 मिनट तक आपने अगर हमें सुना होगा तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि आपकी ज्ञान वर्धन की ही बात हो रही है। तो अगर जहां पर भी आपको इस पाठ्यक्रम में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है या आपको कोई सुझाव भी अगर आपको देना है तो हमें लिखे या फोन पर हमसे संपर्क करें। अगर आप ईमेल पर है तो ईमेल के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम छात्रों के लिए हमेशा तत्पर है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम जिस तरह से हमने आपके लिए बनाया है और जिन कहानियों का और उपन्यासों का इस पाठ्यक्रम के लिए चुनाव किया है, वो एक नए दृष्टिकोण को रखता है, एक नए दृष्टिकोण का निर्माण भी करता है, जिसमें आज के समय में इस दृष्टिकोण की बहुत जरूरत है, जिसके बारे में अभी आपने बजरंग बिहारी जी से बात की। उन्होंने कहा है कि एक नए दृष्टिकोण को रचने की आवश्यकता है, जो कि आपस में एक समानता और सद्भावना का भाव बनाता है। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी ये कक्षा समाप्त करते हैं और अगली कक्षा के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।